हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। इससे पहले हमने कवर की थी क्लास थर्ड की ईवीएस, फिर हमने कवर की क्लास फोर्थ की ईवीएस, फिर हमने कवर की क्लास 5 की ईवीएस। उसमें आप सबका सहयोग बहुत सराहनीय रहा। इसी आधार पर आगे हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी की पॉलिटी की सीरीज है ये, जिसमें आपको समरी मिलेगी क्लास 6, 7, 8 की, जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है एससीआरए क्लासेस में। ठीक है, ये जो सीरीज है इसमें हम सारे सीबीएसई के लेक्चर कवर करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसमें हम क्वेश्चन आंसर भी देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका पहला पॉइंट क्या था। ये हमारे चैनल का लोगो है, कृपया आपको इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट है, इसमें पहला पॉइंट किसके बारे में बता रहा है? लद्दाख। लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है, जो क्या है, एक ठंडा रेगिस्तान है। तो लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है और लद्दाख के ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ क्या मिलती है? पश्मीना शॉल, जो किससे बनाई जाती है? पश्मीना ऊन से बनाई जाती है। जो किससे बनाई जाती है? पश्मीना ऊन से बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ देखते हैं। हाँ, दूध से बने पदार्थों का सेवन किया जाता है यहाँ, जैसे दूध, मक्खन, चीज, एक खास तरह का छेना, तथा यहाँ के लोग याक रखते हैं। यहाँ के लोग कौन सा पशु रखते हैं? याक पशु रखते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार लद्दाख के रास्ते ही हुआ। अगर हम चीन में बात करेंगे तो भारत से बौद्ध धर्म चीन में कैसे पहुंचा, तो उसका प्रचार लद्दाख के रास्ते से ही हुआ होगा। छोटा तिब्बत किसको कहते हैं? लद्दाख को। छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? लद्दाख को हम छोटा तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। लद्दाख को हम छोटा तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा। तिब्बत का कौन सा ग्रंथ है? केसर सागा, जो लद्दाख में काफ़ी लोकप्रिय है। जो लद्दाख में कैसा है? लोकप्रिय है। ठीक है, केरल। तो अगर हम इस तरह का मैप ड्रॉ करना चाहें तो ये इस साइड यहाँ पर होगा केरल और इस तरफ होगा जम्मू एंड कश्मीर, इस साइड में होगा लद्दाख। ठीक है, तो केरल में सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी आए। तो केरल में सबसे पहले कौन आया? अरबी एवं यहूदी व्यापारी आए। संत थॉमस ने ईसाई धर्म का प्रचार यहीं से शुरू किया। अगर हम बात करें तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? तो केरल से शुरू हुआ। और किसने शुरू किया? संत थॉमस ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मछली पकड़ने वाले जालों को क्या कहा जाता है? चीना बाला। मछली पकड़ने वाले जालों को क्या कहा जाता है? चीना बाला। और तलने के लिए बर्तन को क्या कहते हैं? चीना चट्टी। क्या कहते हैं? चीना चट्टी। इस तरीके से क्या कहते हैं? चीना चट्टी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है। भारतीय जन नाट्य संघ, जिसकी इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म क्या है? IPTA। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक का क्या नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक का क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये क्या शो करती है? अनेकता में एकता। ये बुक, इसकी थीम मेनली क्या निकल के आती है? अनेकता में एकता। केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ओणम त्यौहार मनाया जाता है। केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ओणम त्यौहार मनाया जाता है। नावों की दौड़
केरल में ही एक द्वीप है जिस पर नावों की दौड़ आयोजित की जाती है, इसका नाम है वेमनाड द्वीप। जिसका नाम क्या है? वेमनाड द्वीप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह बेसिकली पूर्वाग्रह होता है किसी के बारे में बनाई गई राय, यह ज़्यादातर नकारात्मक होती है। ठीक है, पूर्वाग्रह का मतलब आशय इससे है जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। ये ज़्यादातर नेगेटिव होती है। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणाएं बना लेते हैं तो इन्हें रूढ़िबद्ध धारणाएं कहते हैं। जैसे पूर्वाग्रह, जैसे अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो इस तरीके के खेल नहीं खेल सकती, वो ये काम नहीं कर सकती, तो ये क्या है? पूर्वाग्रह है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी को ये काम करते हुए देखते हैं तो हमने पहले से ही ये धारणाएं बना रखी हैं कि गर्ल्स ये काम नहीं कर सकती, लेकिन जब हम किसी को ये काम करते दिखते हैं तो बहुत ही अजीब सा लगता है। यही पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं में छोटा सा अंतर है। ठीक है, हाँ, ये वाला स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सरकार के कितने स्तर होते हैं? ठीक है, सरकार के कितने स्तर होते हैं? स्थानीय स्तर जैसे गांव की सरकार, गांव का पंच वगैरह। ठीक है, गांव की पंचायत, ये स्थानीय स्तर है। राज्य स्तर, ठीक है, राज्य सरकार, राष्ट्रीय स्तर, ठीक है, नेशनल पार्टी वगैरह इलेक्शन, जैसे पीएम वगैरह का इलेक्शन हो गया, ये राष्ट्रीय स्तर की सरकारें हैं। तो सरकार के कितने स्तर हैं? स्थानीय स्तर में क्या आएगा? गांव या गांव की पंचायत। राज्य स्तर पर क्या आएगा? राज्य सरकार। ठीक है, जैसे हम सीएम वगैरह का इलेक्शन हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर क्या आएगा? नेशनल, जैसे पीएम वगैरह का इलेक्शन हो गया। ठीक है, ये सरकार के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लोकतांत्रिक सरकार, इसे हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ सरकार है वो किस टाइप की सरकार है? हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है। हमारे यहाँ कैसी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है। और हमारे यहाँ लोकतंत्र कैसा है? हमारे यहाँ लोकतंत्र है प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है? इसमें लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर शासन करें। ठीक है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो क्या होता है? इसमें जो लोग हैं वो नियमों को बनाने में भागीदार बनकर और लोग ही शासन करते हैं। लेकिन प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है? प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, अभी हम अपने ही इलेक्शंस की बात करें, जैसे हमारे यहाँ पीएम के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम पीएम को डायरेक्टली नहीं चुनते, हम किसे चुनते हैं? हम सांसद को चुनते हैं। हम किसके वोट डालते हैं? सांसद के वोट डालते हैं। वो सांसद पीएम को चुनते हैं और वो सांसद ही हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो ये हम इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र कह सकते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? वोट्स फॉर वुमेन, जिसे महिला मताधिकार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका इंग्लिश में है सफरेज मूवमेंट। सफरेज मूवमेंट का मतलब क्या है? महिला मताधिकार आंदोलन, यानी महिलाओं को भी मत डालने का अधिकार है। ठीक है, अमेरिका में ये कब मिला? 1920 में। और इंग्लैंड में ये कब मिला? 1928 में। लेकिन भारत में ये वोट डालने का अधिकार सबको कब मिला? जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। यानी आज़ादी से ही, अगर हम ये कहना चाहें
के संविधान के लागू होने से ही सभी को बराबरी से वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में कौन सा शहर है? सोवोटो शहर है। यहाँ पे अफ्रीकांस श्वेत लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा, ठीक है, अफ्रीकांस है वो श्वेत लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, जबकि जो जुलू भाषा है वो अफ्रीका के जो मूल निवासी हैं उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। तो अफ्रीका, ये इसको हम अफ्रीका मान लेते हैं। इसमें दो पार्ट्स हो गए, एक जो जुलू बोलता है, ठीक है, जुलू वहाँ के मूल निवासी बोलते हैं, और अफ्रीकांस वहाँ के श्वेत लोग बोलते हैं। ठीक है। तो सरकार में भाग लेने के तरीके क्या हैं? ठीक है, कई लोग कहते हैं कि वोट डाल के आप सरकार में भाग ले सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप सरकार की आलोचना करके इसमें भाग लेते हैं। तो सरकार में भाग लेने के तरीके क्या हैं? हम वोट करके भाग ले सकते हैं, हम अपनी रुचि दिखाकर भाग ले सकते हैं कि हमें इस पार्टी का प्रतिनिधि अच्छा लगता है, हमें इस पार्टी का प्रतिनिधि अच्छा लगता है, या हम उसकी आलोचना करके, ठीक है, आलोचना मतलब होता है सरकार की कमियों को गिना कर भी हम सरकार में भाग ले सकते हैं। तो 1994 में अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। ठीक है, 1994 में अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, तो सबसे नया बनने वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना, जिसकी स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को हुई। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? कावेरी नदी को लेकर विवाद है। किस नदी को लेकर विवाद चल रहा है? कावेरी नदी को लेकर विवाद है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध का पानी, इससे क्या होता है? सिंचाई होती है और बेंगलुरु शहर की पूरी ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, कर्नाटक में कौन सा बांध है? कृष्णा राजा सागर बांध है। इससे पानी किस शहर को मिलता है? बेंगलुरु शहर को मिलता है। ठीक है, तमिलनाडु में मैटूर बांध है। तमिलनाडु में कौन सा बांध है? मैटूर बांध है। और कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम न्याय की बात करें, न्याय और समानता को अगर हम अलग अलग कर सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम न्याय देंगे तो समानता के बेसिस पे देंगे, और अगर हम समानता लाना चाहेंगे तो न्याय करना ज़रूरी है। तो न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं स्थानीय सरकार क्या होती है और ये कैसे लोगों पर प्रशासन करती है और इसका प्रशासनिक ढांचा क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आखिर जो ग्राम सभा है वो ग्राम सभा कैसे बनती है। तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। तो जो ग्राम सभा है वो एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। किनकी सभा होती है? वयस्कों की। कभी कभी इसमें एक से अधिक गांव भी शामिल होते हैं। आपने देखा होगा कि कोई जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम सभा है वो बहुत छोटी होती है, लेकिन कई जो ग्राम सभाएं हैं उसमें 3-4 गांव भी शामिल होते हैं। इसमें क्या है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। ठीक है, कई ऐसे बहुत से राज्य हैं जिसमें ग्राम सभा की जो बैठक है वो अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो और जिसे वोट देने का अधिकार मिला हो, ठीक है, यानी भारत में वोट देने की उम्र कितनी है? 18 साल। ठीक है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी एज कितनी हो? 18 साल हो, और जिसको
वोट देने का अधिकार हो, जिसको क्या देने का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो, तो वो क्या कर सकता है। और उसका नाम गांव की मतदाता सूची में भी हो, यानी आपकी उम्र 18 साल हो चुकी हो, आपको वोट देने का अधिकार हो और आपका नाम वहाँ की वोटिंग लिस्ट, मतदाता सूची से सीधा मतलब है वोटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट, ठीक है। तो आपकी उम्र 18 साल भी होनी चाहिए, आपका नाम मतदाता सूची में भी होना चाहिए और आपको वोट देने का अधिकार भी होना चाहिए। वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। वह कौन होता है, ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज पंचायत, आखिर विलेज पंचायत बनती कैसे है, ठीक है। तो एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। एक ग्राम पंचायत होती है वो कई वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना कौन चुनता है, प्रतिनिधि चुनता है। अभी हम प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्रत्येक वार्ड क्या चुनता है, अपना प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। जो वार्ड का जो इसे हम वार्ड मेंबर के नाम से भी जान सकते हैं। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। जब पंचायत क्षेत्र के जो लोग हैं वो किसको चुनते हैं, सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का क्या होता है, मुखिया होता है। जो क्या होता है, पंचायत का मुखिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं। कितने साल के लिए करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी इलेक्शन होता है वो जनरली 5 साल के लिए होता है। अब सचिव कौन होता है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। यानी जो ग्राम पंचायत का सचिव होगा वही ग्राम सभा का भी सचिव होगा। सचिव का चुनाव नहीं होता है, सचिव का चुनाव नहीं किया जाता है, उसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है। यानी सचिव का कोई चुनाव नहीं होता है, सचिव की नियुक्ति कौन करता है, सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब सचिव का काम क्या है, सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी निर्णय एवं चर्चा हो उनका रिकॉर्ड रखना, ठीक है। यानी सचिव का काम क्या है, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा और जो भी निर्णय लिए गए हैं उनका वो क्या रखेगा, रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम करे, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी जो ग्राम पंचायत जो चुनी गई है 5 साल के लिए वो निष्पक्ष रूप से कार्य करनी चाहिए, इसमें ग्राम सभा की बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। यानी जो वार्ड ने क्या चुना है, सरपंच ग्राम सभा ने, और जो वार्ड का मेंबर है वो अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखता है और उसको मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, ठीक है। या ऐसे नहीं होगा कि जो सरपंच ने जो योजना रखी वो कोई भी योजना वो उसके अपने मन की चलेगी नहीं, इससे ग्राम सभा क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस तरह ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत है वो क्या करती है, प्रतिनिधियों पर कंट्रोल बना के रखती है। पंचायत के कितने स्तर होते हैं, पंचायत के 3 स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत किसके प्रति जिम्मेदार है, ग्राम सभा के प्रति। ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत है वो किसके प्रति जिम्मेदार है, ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत को कौन चुनते हैं, ग्राम सभा के लोग। तो ग्राम पंचायत किसके प्रति जिम्मेदार हुई, ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदारी हुई। हाँ,
ग्राम पंचायत, विकास खंड, जनपद पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, जिला परिषद। ठीक है, तो ग्राम जो पंचायत है उसके 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, दूसरा स्तर है विकास खंड, जनपद पंचायत या पंचायत समिति, और तीसरा स्तर क्या है, जिला पंचायत। तीसरा स्तर क्या है, जिला पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राजस्व विभाग। राजस्व विभाग में कौन कौन लोग आते हैं, पटवारी, लेखपाल, ये लेखापाल लिख गया है, सॉरी, लेखपाल होगा, ग्रामीण अधिकारी, ग्रामीण विकास अधिकारी और कानूनगो। ठीक है, ये सारे लोग राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, पटवारी का काम क्या है, जमीन का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। पटवारी को हम क्या नाम से जान सकते हैं, जमीन का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता है। जरीब क्या होती है, खेत नापने के लिए उपयोग की गई जंजीर। खेत नापने के लिए उपयोग की गई जंजीर को हम क्या कहते हैं, जरीब कहते हैं। जिलाधिकारी, तहसीलदार और पटवारी, यानी पटवारी के ऊपर कौन होता है, तहसीलदार, तहसीलदार के कौन ऊपर होता है, जिलाधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू अधिनियम एक्ट। हिंदू अधिनियम एक्ट क्या कहता है, 2005। इस कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलेगा। ठीक है, हिंदू अधिनियम एक्ट 2005 क्या कहता है, बेटों, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलेगा। वार्ड को हम क्या कहते हैं, पार्षद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वार्ड को हम पार्षद भी कहते हैं। ठीक है, तो पार्षद की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वही उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। ठीक है, इसका भी जो संरचना है वो ग्राम पंचायत जैसी है, जो सचिव है। ठीक है, तो यहाँ सचिव की जगह आयुक्त हो गया। ठीक है, वहाँ पर ये ग्राम सभा की जगह पार्षद हो गया। ठीक है, विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेते हैं और वही उनको लागू करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो वार्ड पार्षद होते हैं उनका इलेक्शन होता है, लेकिन आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। जबकि पार्षद होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और उनकी सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। ठीक है, तो सारे वार्ड के मेंबर मिलते हैं और उनकी सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। फिर ये निर्णय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लागू किए जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लागू किए जाते हैं। अब नगर निगम को टैक्स कहाँ से मिलेगा, जो नगर निगम अपना बजट बनाएगा, बजट बनाने के लिए हमें रुपया भी चाहिए। तो नगर निगम के पास रुपए के सोर्स क्या हैं, तो ये इनकम टैक्स लगा सकता है, वाटर टैक्स लगा सकता है, एजुकेशन टैक्स लगा सकता है और मनोरंजन टैक्स लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। 1994 में सूरत में प्लेग फैला था। तो 1994 में क्या हुआ था, एक जगह है गुजरात में एक जगह का नाम है सूरत, वहाँ पर क्या फैला था, प्लेग फैला था, जो किससे फैलता है, हवा से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, तमिलनाडु में एक गांव है कलपट्टू गांव। तमिलनाडु में कौन सा गांव है, कलपट्टू गांव। यहाँ पर क्या खाया जाता है, इडली बड़ा, उपमा और मैसूर पाक नाश्ते में खाया जाता है। तो ये तमिलनाडु के भोजन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नागालैंड का फेक जिला। नागालैंड का कौन सा जिला, फेक जिला। यहाँ पर चिमाजी गांव है,
यहाँ पर सीढ़ी नुमा, सीधी नुमा नहीं, यहाँ पर सीढ़ी नुमा, यहाँ पर हाँ सीढ़ी नुमा खेती की जाती है जो चके संघ समुदाय के लोगों द्वारा की जाती है। कैटारमैन क्या है? मछुआरों की एक खास तरह की नाव को कैटारमैन कहते हैं। 1920 समोआ द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर के दक्षिण में है। समोआ द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर के दक्षिण में है, जो छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह भाग है। समोआ द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर के दक्षिण में है, जो छोटे छोटे द्वीपों का एक भाग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अस्मिता। अस्मिता क्या होता है? सेल्फ के अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव। ठीक है, सेल्फ के अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव अगर किसी में पैदा हो जाता है तो उसमें अस्मिता पैदा हो जाती है। एक ही व्यक्ति की कई अस्मिताएं हो सकती हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति की बहुत सारी अस्मिताएं हो सकती हैं। जैसे एक खिलाड़ी को खेलना पसंद है, ठीक है, तो उसी तरह उसको गाने का भी शौक हो सकता है, तो ये उसकी अस्मिता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? अवमूल्यति। जब कोई अपने काम के प्रति अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह अवमूल्यित समझता है। ठीक है, अवमूल्यित माने होता है किसी के काम को कम करके आंकना, किसी के काम को कम करके आंकना। वैसे हमारे लिए सारे ही कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब हम किसी के कार्य को कम आंकते हैं, जैसे अगर हम सफाई कर्मी को ले लें तो उसके काम को हम कम आंकते हैं, लेकिन अगर वही 1-2 महीने के लिए चला जाए तो हम बदबू से हमारा दम घुटने लगेगा। ठीक है, इसे ही अवमूल्यित कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लक्ष्मी लाकरा। लक्ष्मी लाकरा कौन है? झारखंड की पहली महिला आदिवासी। ये कौन है? झारखंड की पहली महिला आदिवासी हैं, जो उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक भी हैं। जो कौन है? उत्तर रेलवे यानी नॉर्थर्न रेलवे की पहली महिला इंजन चालक भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राम सुंदरी देवी। राम सुंदरी देवी, इनका जीवन काल है 1800 से 1890 तक। ये कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल की हैं। इन्होंने पहली बार आत्मकथा कौन सी लिखी? आमोर जीवन आत्मकथा। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? आमोर जीवन। ये भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। ठीक है, अगर ये प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले आत्मकथा किसने लिखी तो उनका नाम होगा राम सुंदरी देवी। 2006 के बाद से घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा क्या हो गया? अपराध हो गया। ठीक है, अगर आप घर के अंदर किसी को शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान करते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है 1917 का एक्ट क्या कहता है? कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना पर रोक लगाई गई है। कब से? 1997 से ही ये हमारे यहाँ है। 1980 दहेज प्रथा अधिनियम के बारे में बात की गई है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? J.L. बियर्ड ने किया। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? J.L. बियर्ड ने किया गया। सेंसरशिप क्या होती है? जब कोई मूवी आती है तो उस पर आपने देखा होगा कि सेंसरशिप बैठी है, जो उस मूवी को पास या फेल करेगी कि ये मूवी सभी दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी या नहीं। इसी को सेंसरशिप कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने को प्रतिबंधित करना। ठीक है, जब आपातकाल लगा था तब प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। जब भारत में अंग्रेज थे तब भी प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। तो इससे क्या होता है? किसी की जो अभिव्यक्ति है वो जन समुदाय तक नहीं पहुंच पाती। ये कई तरीके से ज़रूरी भी होता है। अभी भारत सरकार है, अगर आप YouTube का दौर देख रहे हैं तो अगर कोई वीडियो यूट्यूबर भारत सरकार के प्रति कुछ कहता है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे लोगों की जो सामाजिक वैचारिक जो भावनाएं हैं वो
ना दुखी हों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? हाँ, अभी हम आपातकाल की बात कर रहे थे, तो 1975 से 1977 तक क्या लगाया गया था? आपातकाल लगाया गया, जिसे हम इमरजेंसी के नाम से भी जानते हैं। तो खबर लहरिया समाचार पत्र कहाँ से लागू होता है? चित्रकूट से लागू होता है। इसे 8 दलित महिलाएं मिलकर चलाती हैं। ये 15 दिन में एक बार प्रिंट होता है। इसकी भाषा क्या है? बुंदेली भाषा है। इसकी भाषा क्या है? बुंदेली भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है? दागना। गर्म लोहे की मदद से अपने पशुओं पर खास चिन्ह बनाना को क्या कहते हैं? ब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है, ये थी हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मध्याह्न भोजन योजना MDM, मिड डे मील स्कीम कब लागू की गई थी? तमिलनाडु में सन 2001 में लागू की गई थी। 1950 में क्या हुआ? अमेरिकी अफ्रीकी आंदोलन शुरू हो गया था। 1 दिसंबर 1955 नागरिक अधिकार आंदोलन। 1 दिसंबर 1955 नागरिक अधिकार आंदोलन। सिविल राइट्स मूवमेंट रोजा पार्कर्स ने चलाया। किसने चलाया? रोजा पार्कर्स ने चलाया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1964 में क्या आया? नागरिक अधिकार अधिनियम आया, जिसमें ये कहा गया कि इसमें सभी जो नागरिक हैं वो कैसे हैं? बराबर हैं। ये कहाँ की बात है? अमेरिका की बात है। ये कहाँ की बात है? अमेरिका की बात है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का संविधान। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 ये क्या कहता है? मूल, यानी आप किसी को मूल के आधार पर विभेद नहीं कर सकते। आप किसी के धर्म के आधार पर उसमें भेद नहीं कर सकते। आप किसी की जाति के आधार पर उसमें भेद नहीं कर सकते। आप किसी के लिंग के प्रति आधार और जन्म स्थान के आधार पर आप उसमें भेद नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 15 कहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1955 में एक विकलांगता अधिनियम पारित हुआ। क्या पारित हुआ? विकलांगता अधिनियम, जिसमें उनको मुफ्त शिक्षा एवं समान अधिकार के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संचारणीय बीमारियां यानी कम्युनिकेबल डिजीज ये क्या होती हैं? एक दूसरे को फैलने वाली बीमारियां होती है। कम्युनिकेबल डिजीज यानी एक दूसरे को छूकर फैलती हैं। तो पानी से क्या होता है? हैजा होता है, और पेट के कीड़े होते हैं, और हेपेटाइटिस भी होता है। कैसे होता है? ये सब पानी से होता है। सरकारी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं कितने टाइप की हैं हमारे यहाँ? 2 टाइप की हैं। एक सरकारी हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल। तो स्वास्थ्य सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? 1966 में क्या हुआ? केरल राज्य में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। जैसे राज्य के पूरे बजट का 4% किसको दे दिया गया? ग्राम पंचायतों को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? ग्राम पंचायत को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि ग्राम के स्तर पर सभी निर्णय लेने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। किसको है? ग्राम पंचायत को है। कोस्टा रिका कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। कोस्टा रिका कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश है। क्यों स्वस्थ देश है? क्योंकि ये क्या करता है? सेना पर खर्च होने वाले व्यय का, यानी जितना धन सेना पर खर्च होता है वो अपना किस पर खर्च करता है? हेल्थ पर खर्च करता है। किस पर खर्च करता है? हेल्थ पर खर्च करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम शॉर्ट में हिंदी में विधायक भी कहते हैं।
तो विधानसभा का सदस्य कौन होता है? विधायक होता है। विधानसभा का सदस्य कौन होता है? विधायक होता है। राज्यपाल एक राज्य का हेड होता है, जिसे हम राज्यपाल के नाम से जानते हैं। राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री के साथ उसके जो अन्य मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हम कार्यपालिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका है जो कार्य करती है, यानी सरकार में रहकर जो काम करते हैं उनको कार्यपालिका कहते हैं। अब विधायिका क्या है? विधायिका होते हैं सारे विधायक। सारे विधायकों को हम विधायिका कह सकते हैं। सरकार को काम करने का अधिकार कौन देती है? विधायिका देती है। सरकार को काम करने का अधिकार कौन देती है? विधायिका। और उनके कार्यों की जांच भी कौन कर सकती है? विधायिका ही कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कार्यपालिका का हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रुखैया सखावत हुसैन, और इन्होंने एक बुक लिखी थी लेडी लैंड का सपना। ठीक है, रुखैया सखावत हुसैन ने एक बुक लिखी लेडी लैंड का सपना, जो 1905 से 1910 तक, और ये कोलकाता की थी। कहाँ की थी? कोलकाता की थी। 1940 में किसका आविष्कार हुआ? टाइपराइटर का। किसका आविष्कार हुआ? टाइपराइटर का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? हाँ, तमिलनाडु का जो इरोड बाजार है वो साप्ताहिक बाजार है, जो कपड़ों का ही बाजार है। जो किसका बाजार है? कपड़ों का बाजार है। दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था क्या है? बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। दादन व्यवस्था क्या है? बुनकरों द्वारा घर पर तैयार किया गया कपड़ा को दादन व्यवस्था कहते हैं। आपके यहाँ भी कई तरीके के साप्ताहिक बाजार लगते होंगे, जैसे बुध बाजार, मंगल बाजार, शनि बाजार। इस तरीके के बाजार को हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश का तवा मत्स्य संघ। मध्य प्रदेश में एक संघ है तवा मत्स्य संघ। ठीक है, यानी मछुआरों का एक समूह है। में मछुआरों की सहकारी समिति है जो सतपुड़ा के जंगलों में विस्थापित लोगों के अधिकार की लड़ाई को लड़ते हैं। तो इसमें से एक पॉइंट और मिला आपको, जो सतपुड़ा के जंगल हैं वो कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में हैं। और जो तवा मत्स्य संघ है वो किसकी लड़ाई लड़ता है? मछुआरों की लड़ाई लड़ता है, जो नदी पर बांध बनाने के द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं। तवा नदी कहाँ बहती है? तवा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ निकलती है? छिंदवाड़ा जिले की महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, और ये होशंगाबाद में, यानी मध्य प्रदेश में एक जगह है होशंगाबाद में, वहाँ पर ये नर्मदा में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो नर्मदा की सहायक नदी कौन है? तवा नदी है, जो कहाँ से निकलती है? महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। तो इस पर बांध बनाने का काम 1958 से 1978 तक चला, जो तक में पूरा हुआ। 1994 में क्या हुआ? सरकार द्वारा जो इसके बनने से जो एक बांध बना देते हैं, तो उसके पीछे एक तालाब बन जाता है। ठीक है, तो उसको किसको सौंप दिया गया? प्राइवेट सेक्टर को। किसको सौंप दिया गया? प्राइवेट सेक्टर को। तो प्राइवेट सेक्टर ने यहाँ के जो लोकल के जो फिशरमैन हैं उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी। तालाब में जितनी भी मछलियाँ पैदा होती हैं उनके शिकार पर रोक लगा दी गई। तो इन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो 1996 में MP इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। जब बहुत सारे दिन हो गए इन्हें लड़ाई लड़ते लड़ते, लगभग 2 साल हो गए, तो MP सरकार ने तवा क्षेत्र के निवासियों को मत्स्य अधिकार दिए और 5 वर्ष के लिए
लीज पट्टे पर देना स्वीकार किया, यानी किसी एक कंपनी का ठेका नहीं रहेगा, हर 5 साल में वो चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 जनवरी 1997, ठीक है, मैंने बताया था ये लोग कोर्ट चले गए, उसमें काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लिए नया साल प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने इनके पक्ष में अपना निर्णय सुना दिया गया। तो यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं क्लास 7 की पॉलिटी की सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 8th की पॉलिटी। आखिर संविधान क्या है? ठीक है, आखिर हम संविधान की बात करते रहते हैं कि संविधान ये है, संविधान वो है, तो आखिर संविधान क्या है, ये संविधान करता क्या है? ठीक है, संविधान क्या है? संविधान यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपनों के अनुरूप रच सकते हैं। तो संविधान क्या है? उन आदर्शों को इकट्ठा करता है जिनके आधार पर किसी देश के नागरिक अपनी इच्छा और अपने सपनों के आधार पर अपने सपनों का देश बना सकते हैं, अपने सपनों का देश बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट पॉइंट है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी ऑफिशियल पॉलिसी में शामिल किया। यानी जो संविधान सभा के गठन की बात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी ऑफिशियल मांग में कब रखा? 1934 में रखा। दिसंबर 1946 में क्या किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। ये वाला पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल में लोकतंत्र के लिए जन संघर्ष कब से शुरू हुआ? 1990 के बाद से ही शुरू हो गया। ठीक है, उससे पहले भी कई सालों तक चला, लेकिन 1990 के बाद क्या हुआ लोकतंत्र की स्थापना हुई। सारे विश्व में लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी। भारत भी एक लोकतांत्रिक राज्य बन चुका था। आपका चीन भी एक तरीके से लोकतांत्रिक राज्य बन चुका था, और भी विश्व के कई हिस्सों में जो देश है वो धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे थे। तो इसी के फलस्वरूप नेपाल में भी लोकतंत्र को बहाली करने की मांग शुरू हो गई। लेकिन जो नेपाल है उसमें क्या है? राजशाही थी। ठीक है, तो नेपाल में क्या थी? राजशाही थी। ठीक है, तो वहाँ से भी ये संघर्ष प्रारंभ होना शुरू हो गया, और 1990 के बाद ही नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो सकी। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चली। ये कब तक चली? सिर्फ 2002 तक चली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद है यहाँ अक्टूबर 2002 में क्या हुआ? राजा ज्ञानेंद्र ने, नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने गांवों में मओवाद, ये चीन की एक विचारधारा है मओवाद, इसके बढ़ते प्रभाव का झूठा बहाना बनाकर सरकार को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, यानी जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको भंग कर दिया और सारी शक्तियों को अपने अकॉर्डिंग चलाने लगे। 2005 में मओवादी ने 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। ठीक है, 2005 में मओवादियों ने और राजा ज्ञानेंद्र के बीच समझौता हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जब विरोध ज़्यादा ही बढ़ गया, 2006 में तृतीय संगत को राजा को बहाल करना ही पड़ा। जब विरोध ज़्यादा हो गया राजा का, ठीक है, तो 2006 में जब तीसरी संसद बनी तो राजा को इस संसद को मान्यता देनी ही पड़ी। तो 2006 में ये अपनी संसद को मान्यता देना इन्होंने शुरू कर दिया। तो नेपाल में अपना संविधान कब बनाया गया? 2007 में बनाया गया। कब बनाया गया? 2007 में बनाया गया। इससे पहले हमने पढ़ा था कि संविधान क्या है, तो उसको हम जान चुके हैं। अब हम देखते हैं कि संविधान करता क्या है। ठीक है, आखिर ये संविधान है वो करता क्या है।
तो संविधान क्या करता है? संविधान देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है, यानी किसी देश में कैसी राजनीति होगी, किसी देश में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी, ये संविधान ही तय करता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी कि एक पार्टी की गवर्नमेंट होगी। ठीक है, इस टाइप से। समानता का अधिकार, ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। समानता का अधिकार कैसा है? फंडामेंटल राइट है। अंतर सामुदायिक वर्चस्व क्या है? अंतर सामुदायिक वर्चस्व क्या है? एक समाज द्वारा दूसरे समाज के ऊपर दबदबा बनाना, यानी जब किसी एक समाज के लोग अपने से नीचे समाज के लोगों पर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं तो उसे ही अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। अंतः सामुदायिक वर्चस्व क्या है? एक ही समाज के लोगों द्वारा दूसरों को दबाना। ठीक है, यानी एक ही समाज के लोग अपने से नीचे वाले को दबा लेते हैं तो उसे अंतः सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। अंतर क्या होता है? दूसरे समाज के लोग किसी दूसरे समाज को दबा लेते हैं। भारतीय समाज के मुख्य लक्षण क्या हैं? ठीक है, संघवाद। ठीक है, भारतीय जो वो है संविधान है उसके लक्षण क्या हैं? संघवाद है इसका लक्षण। संसदीय की शासन पद्धति है, ये शक्तियों का बंटवारा करता है भारतीय संविधान। और मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार भी प्रदान करता है। मौलिक अधिकार क्या हैं? भारतीय संविधान की आत्मा है। और भारत का संविधान कैसा है? धर्म निरपेक्ष है। भारत का संविधान कैसा है? धर्म निरपेक्ष है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, और भी हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको भारत संविधान की आत्मा कहा है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को हुई। जिसमें क्या हुआ? इसमें जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसको लोगों ने साइन किया। ये बात बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। धर्म राज्य से अलग है। जो धर्म है उसका राज्य से कोई वास्ता नहीं है, अर्थात धर्म राज्य का हिस्सा नहीं है। अर्थात जो धर्म है वो राज्य का हिस्सा नहीं है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। ठीक है, और सैद्धांतिक रूप से ही राज्य का फासला धर्म से बना हुआ है। USA में सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं वो वफादारी की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं? USA के जो बच्चे हैं वो वफादारी की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है फरवरी 2004 में एक कानून बनाया गया। ठीक है, ये फ्रांस की बात है। फरवरी 2004 में क्या बनाया गया? एक कानून बनाया गया कि कोई विद्यार्थी धार्मिक प्रतीक पहनकर विद्यालय में नहीं आएगा। कोई भी जो स्टूडेंट है वो अपने धार्मिक प्रतीक पहनकर विद्यालय में नहीं आएगा। वैसे वो अपने घर पर पहन सकता है। ये कानून कहाँ बनाया गया? फ्रांस से बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस कानून का विरोध किसने किया? जो 1960 के दशक में कहाँ से आए थे? अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को जैसे देशों से आए थे। इस कानून का विरोध किया। किसका? कि स्कूल में कोई भी धार्मिक प्रतीक पहनकर नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 2004 में EVM का पहली बार इस्तेमाल किया गया। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका आविष्कार, इसका जो आम चुनावों में इस्तेमाल कब किया गया? 2004 में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा आखिर कैसे बनती है? राज्यसभा कैसे बनती है? तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। राज्यसभा में क्या होता है? विभिन्न राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य मिलकर राज्यसभा बनाते हैं।
संसद में प्रश्नकाल का मतलब क्या है? सरकार से सवाल पूछना। केंद्रीय सचिवालय में कितने ब्लॉक हैं? 2 ब्लॉक हैं। कौन कौन से 2 ब्लॉक हैं? हाँ, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, जो कब बनाए गए थे? 1930 में बनाए गए थे। साउथ ब्लॉक में कौन कौन से ऑफिस हैं? पीएमओ, डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री। और नॉर्थ ब्लॉक में कौन कौन सा ऑफिस है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन सा ऑफिस है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संसद में सबसे पहले क्या होता है? प्रश्नकाल आयोजित किया जाता है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 10 मार्च 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 10 मार्च 1919 में, जब पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। 10 मार्च 1919 को पंजाब में जब डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू जब सभाएं कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे अपने विचारों के माध्यम से, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919, ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है 1870 का राजद्रोह एक्ट, जिसको हम देशद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तब अंग्रेजों के टाइम पर इसको राजद्रोह के नाम से जाना जाता था। न्यायपालिका, न्यायपालिका का काम क्या है? जो न्यायपालिका है उसका काम क्या है? न्यायपालिका का काम है विवादों का निपटारा करना। ये किन के बीच में विवादों का निपटारा करती है? 2 राज्यों के बीच में, 2 प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में। अगर 2 व्यक्तियों के अधिकारों की लड़ाई हो रही हो तब भी ये विवादों का निपटारा करती है। और इसका नेक्स्ट काम क्या है? न्यायिक समीक्षा करना। ठीक है, यानी न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ से देखेंगे। संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका के पास है। ठीक है, संविधान की व्याख्या कैसे करनी है इसका अधिकार न्यायपालिका के पास है। अगर न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून, ठीक है, यानी संसद ने कोई ऐसा कानून पास कर दिया है जो संविधान का उल्लंघन करता है, तो वह कानून रद्द कर सकती है। यानी न्यायपालिका को ये पावर है कि वो सरकार द्वारा बनाए गए कानून को रद्द भी कर सकती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? न्यायपालिका और क्या काम करती है? न्यायपालिका कानूनों की रक्षा करती है और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन भी करती है। यानी किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को न छीना जाए, इसे कौन लागू करता है? न्यायपालिका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। यह अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति, यानी ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति 1937 से लेकर 1949 तक यह न्यायालय भी संसद भवन के भीतर लगता था। कहाँ लगता था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में। ठीक है, यानी ये कहाँ पर लगता था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में। इसे 1998 में दूसरी इमारत में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, इसे 1958 में दूसरी इमारत में शिफ्ट कर दिया गया। अब न्यायालय के कितने स्तर हैं? न्यायालय के भी 3 स्तर हैं, जैसे अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, इसे हम हाई कोर्ट भी कहते हैं, इसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई? कोलकाता, मुंबई और मद्रास में। कब की गई? 1862 को की गई। पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ में है। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, इन सब का हाई कोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में है।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हेड जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। तो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत है, ठीक है, यानी भारतीय न्याय व्यवस्था पिरामिड आकार लिए हुए है। किस तरीके का आकार लिए हुए है? पिरामिड आकार लिए हुए है। अधीनस्थ न्यायालय के कई नाम हैं, जैसे ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्याय मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलियन या सिविल कोर्ट भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम सिविल कोर्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फौजदारी कानून क्या होते हैं? ऐसे व्यवहार या क्रियाएं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, ठीक है। तो फौजदारी न्यायालय वो होते हैं ऐसे व्यवहार होते हैं जिन्हें कानून में हमने अपराध मान लिया है, जैसे चोरी करना, दहेज लेना, ठीक है। इनमें सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले FIR की जाती है। सबसे पहले क्या होता है? FIR होती है, और फिर जब कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और उसे जेल भी भेजा जा सकता है। दीवानी कानून क्या होते हैं? इसका संबंध व्यक्ति विशेष से होता है या उसके अधिकारों का उल्लंघन करने से होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें क्या होता है? सबसे पहले प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायपालिका में याचिका दायर की जाती है, ठीक है। अगर किसी को लगता है कुछ के अधिकारों का हनन हुआ है तो वो एक दीवानी कानून में आएगा और सबसे पहले इसको न्यायपालिका में एक रिक्वेस्ट फाइल की जाएगी, अपील। फिर अदालत क्या करेगी? न्याय की व्यवस्था करेगी, ठीक है। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था को शुरू किया, ठीक है। यानी जो पब्लिक अपील है उसको कब शुरू किया गया? 1980 में शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संविधान के आर्टिकल 22 के अनुसार, यानी आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 22 कहता है कि हर व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिकल 39A क्या कहता है? नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर सौंपी गई है? राज्य के ऊपर सौंपी गई है। किन व्यक्तियों को सौंपी गई है? जो किसी कारणवश वकील नहीं रख पाते हैं। इनको वकील कौन प्रोवाइड करेगा? राज्य, यानी इनको स्टेट गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी? वकील प्रोवाइड करेगी, जिसको हम सरकारी वकील भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आर्टिकल 22 में फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को फौजदारी कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाता है, यानी फौजदारी कानून वे कानून होते हैं इनको कानून की भाषा में अपराध मान लिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति के भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, जैसे गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, आखिर उसको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, ठीक है। 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी या हिरासत में यातना से बचाव का अधिकार, ठीक है। अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर दिया गया है तो पुलिस उसको यातना नहीं दे सकती, यानी उसको पीट नहीं सकती। पुलिस इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती, ठीक है। अगर पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अपना मनमाना काम आपसे मनवाना चाहती है पीट कर, तो आपने पीट कर उसको बता दिया, लेकिन ये कहता है कि ऐसे बयान को आपके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और 15 वर्ष से कम या उससे कम, ठीक है, 15 वर्ष या उससे कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को केवल पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस व अन्य संस्थाओं के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। क्या दिए हैं? डायरेक्शंस दिए हैं, जिनको DK बसु डायरेक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? DK बसु डायरेक्शंस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करते समय पोशाक पर उसका नाम होना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए और उसका पद स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी की जानकारी किसको देना चाहिए? किसी एक गवाह को या उसका कोई हितैषी हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? ठीक है, अगर उसका कोई हितैषी जिले के बाहर रहता है तो 8 से 12 घंटों के भीतर उसको जानकारी देना आवश्यक हो जाता है। आदिवासी कौन है? मूल निवासी हैं। आदिवासी कौन है? मूल निवासी हैं। भारत की 8% आबादी किनकी है? आदिवासियों की है। नेक्स्ट पॉइंट है, उड़ीसा का जगन्नाथ पथ आदिवासियों का एक संघ है। संथाल बोले जाने वाली भाषा यहाँ पर अधिक है। उड़ीसा का कालाहांडी जिला न्यामगिरी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर डोंगरिया कोड आदिवासी रहते हैं। हाँ, मुस्लिम समाज के विकास के लिए एक समिति बनाई गई थी 2005 में। इसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर। ठीक है, इसको हम सच्चर कमेटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? घेटोनाइजेशन। घेटोनाइजेशन ये क्या है? ये ऐसा इलाका या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो वर्ड है वो ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, हिटलर के जो कैंप्स थे उसमें घेटोनाइजेशन का वर्ड यूज किया गया है, यानी वहाँ पर एक ही समाज के लोग रहते हैं, तो इस प्रकार की समाज को घेटोनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? संविधान, सॉरी ये संविधान लिखा है, यहाँ पर संविधान है। संविधान के आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी या छुआछूत को कानूनी अपराध माना गया है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? सभी को समानता का अधिकार है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? सभी को समानता का अधिकार है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसको हम शॉर्ट में SC/ST एक्ट भी कह सकते हैं, ये कब लागू हुआ? 1989 में लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका? इसमें दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले व्यवहारों से क्या की गई है? रोकथाम की गई है। क्या की गई है? रोकथाम की गई है। इस एक्ट की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं? अखाद्य अथवा गंदा पानी पीने के लिए विवश करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्यक्ति को नंगा करके घुमाने या देह पर कलर लगाना, उसके साथ अमानवीय कृत्य करना। तीसरा, जमीन पर कब्जा, यानी उच्च जाति के लोगों द्वारा निम्न जाति के लोगों की जमीन को हथिया लेना। चौथा पॉइंट क्या है? महिलाओं को अपमानित करना या उनके साथ छेड़छाड़ करना। ये SC/ST एक्ट 1989 के कुछ प्रावधान हैं। अगर इसमें से किसी ने भी कोई ये कृत्य करेगा तो उसको इस कृत्य के लिए जेल में भी डाला जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रीन प्रोहिबिशन एक्ट, यानी ये कब लागू हुआ? 1983 में। सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1989 आदिवासी अधिनियम। ये अधिनियम क्या कहता है? आदिवासियों की परंपरागत जमीन पर कब्जा तथा संवैधानिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन आदिवासियों को ही बेचा जाना। ठीक है,
यानी आदिवासी अधिनियम क्या कहता है, कानून के मुताबिक आदिवासी ही एक आदिवासी की ज़मीन को खरीद सकता है, यानी आदिवासी अपनी ज़मीन को आपस में बेच खरीद सकते हैं। अगर किसी और कोई व्यक्ति है वो इनकी ज़मीन को लेने की कोशिश करता है तो इसको असंवैधानिक माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एसटी एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार अधिनियम 2006। ये क्या कहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कहता है वन्य समुदायों को घरों के आसपास लकड़ी और चराई करने को मान्यता दी गई है। ठीक है, शहरी जल आयोग द्वारा पानी की मात्रा को लगभग 7 बाल्टी या 135 लीटर मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, पोर्तो एलेग्रो, ये कहाँ का शहर है, ये ब्राज़ील का शहर है। कहाँ का शहर है, ये ब्राज़ील का एक शहर है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं मुझे लगता है। ठीक है, हाँ, तो मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको एनसीईआरटी की जो हमने अभी ये पॉलिटी की क्लास करी कि आपको ये कैसी लगी। ठीक है, ये हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं, और इसमें अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हम फ्री एनसीईआरटी की सारी क्लासेज करने वाले हैं, ऑल सब्जेक्ट्स में कवर होंगे, सारे सब्जेक्ट्स की क्लास कवर की जाएंगी 1 to 1, क्वेश्चन एंड आंसर भी होंगे, आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, ये हमारे ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।